सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बच्चों, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। जैसे ना कभी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास बताना बहुत आसान होता है, और वो हम बता भी रहे थे पीछे बच्चों। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट चलने लगे तो उसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा चेंज होता रहेगा बच्चों। सोचिए ना, अगर सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका हम निकालते हैं तो डायरेक्टली हम निकाल पाते हैं, और वही ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चलने लगे तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हर टाइम बदलता रहेगा, क्योंकि वो चल रहा है ना। और जब चल रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बदलने के कारण उसमें वेलोसिटी होगा, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है ना। ऐसे चीज़ों को देखना होगा बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ओके ओके ओके, क्या है यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ओके, बिल्कुल आसान सा है बच्चों। जैसे कोई चीज़ अगर मान लेते हैं हम कि जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, कोई इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, पार्ट्स हो, इस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना बच्चों। ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हमेशा इनका मास बच्चों क्या है ना, इनका मास हमेशा अलग अलग है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है। मतलब सारा का मास बच्चों अलग अलग है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं बच्चों। तो अब ये तो रेस्ट पे थे तो हम क्या करते थे, देखिए ये जब रेस्ट पे रहते थे तो एक 0,0 कहीं पे कोऑर्डिनेट लेते थे, और यहाँ से इसका दूरी, इसका दूरी, इसका कितना दूरी है, इसका कितना दूरी है, इन सब का जो R1 R2 R3 R4 ऐसे करके लेते थे ना। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आसानी से बता पाते थे कि M1 उसका कोऑर्डिनेट R1 प्लस M2 इसका कोऑर्डिनेट R2 प्लस M3 इसका कोऑर्डिनेट R3। ऐसे करके हम सारा का कोऑर्डिनेट्स लिख देते थे, अपॉन में टोटल मास लिख देते थे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं बच्चों। ये बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है, ये हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अब ऐसे चलने लगा v वेलोसिटी से, तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा अगर ये ऐसे चलने लगे। तो आप ही सोचिए ना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट्स ये सब भी तो चलने लगा होगा, ये सब भी तो v वेलोसिटी से, या फिर जो भी वेलोसिटी हो, जो भी इसका, क्योंकि इसका इन सब का कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, तो इनका वेलोसिटीज भी तो अलग अलग तरीके से बदलेगा। ठीक है, भले ही टोटल ये ऑब्जेक्ट चल रहा है भी वेलोसिटी से, हमें लगेगा ये सब ऐसे ही तो चल रहा है, वो ठीक है बच्चों, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट अलग है, तो सेंटर ऑफ मास से इनका वेलोसिटी अलग हो जाएगा। ओवरऑल हमें सेम दिख रहा है ना, ओवरऑल को नहीं लेना है, हम इंडिविजुअल देखेंगे सेंटर ऑफ मास से, तब वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बताना चाहें बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा तो आसानी से बता सकते हैं यार, ये सब छोटा सा टॉपिक है बच्चों। इनका जो चेंज हो रहा होगा, ये R1 R2 चेंज होगा, मान लेते M1 इंटू dr1/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इनका कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होने को टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, है ना बच्चों, इन्हीं को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो वैसे ही कर सकते हैं, प्लस M2 इंटू dr2/dt प्लस M3 इंटू dr3/dt। मतलब ऐसे करके हम चीज़ों को बता सकते हैं बच्चों, इनका वेलोसिटीज़ को। और नीचे तो वही मास का सम है, क्योंकि इन सबका मास हमको लिखना होगा। पीछे में बता रखा था, लेकिन फिर से एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप आसानी से बता सकते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। मतलब अब हम इनका वेलोसिटीज़ के टर्म में भी सेंटर ऑफ मास का लिख सकते हैं, और टोटल मास से यहाँ पे जोड़ देंगे तो मान लेते टोटल मास तो M ही आ जाएगा ना बच्चों, टोटल मास तो M ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखना है कि ऊपर बना क्या, M1 V1 M2 V2 M3 V3 ऐसे करके चीज़ें बन गई। तो ये है क्या, ये है कुछ नहीं बच्चों, ये तो मोमेंटम ही है। याद कीजिए, मोमेंटम P = M भी होता है। तो ये एक पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्ट का मोमेंटम, तीसरे पार्ट का मोमेंटम, ये सारा मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सारा मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो ये पूरा पार्टिकल का मोमेंटम नहीं मिल जाएगा हमें, पूरे पार्टिकल का मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चीज़ों को, तो P नेट मोमेंटम है ना, नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, वो कितना हो जाएगा, ये कितना है बच्चों, ये टोटल मास M है ना, टोटल मास M है। तो M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। आ रहा समझ में बच्चों, काफ़ी आसान है। ये वाली हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब मोमेंटम नेट मोमेंटम
ऑफ सिस्टम इक्वल टू मास ये वाला इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे चीज़ों को करना है, ठीक है। अब नेट मोमेंटम हमने निकाल लिया जो कि ये आ गया। बेसिकली आपको बस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखना था यहाँ पे, वो हम बता दिए। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो ना बच्चों तो उसको ऐसे करके हम बता सकते हैं, वहाँ पे घबराना नहीं है कि अब उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो वो आसान है बच्चों, आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो तो जैसे इसमें अगर आप सोचे ना बच्चों, अगर मैं बता दूँ, अगर देखते हैं कभी कभी ना हम कि एक नाव पे सवारी बैठे हुए हैं, जैसे नाव है ना, जैसे नाव पे सवारी बैठे हुए हैं और वो आपस में चल रहे हैं, नाव पे चल रहे हैं। तो नाव पे चलने से उस नाव को, जो पानी में है नाव, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस पर चल रहे हैं तो हम इंटरनल फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो बाहरी पे कुछ अब इफेक्ट नहीं होता है। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम बाहरी से वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलते हैं आगे, आगे और क्लियर हो जाएगा बच्चों, बस देखते रहना आपको। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जिस तरीका से हमने वेलोसिटी लिखा उसी में क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में जब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसमें वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी आने के कारण, वेलोसिटी में चेंज होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन भी तो आ सकता है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन भी आ सकता है ना बच्चों। जैसे ये सब छोटे छोटे पार्ट्स का मास दिया हुआ था और इनका हमने पीछे वेलोसिटी भी निकाल लिया, ठीक है। तो ठीक है, इनका वेलोसिटी निकाल लिया है, जैसे कि आपने निकाला v1 v2 v3 v4 ऐसे करके निकाला बच्चों, जबकि उनका मास m1 m2 m3 m4 ऐसा कुछ था, ठीक है, आसान है। तो वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, इस वेलोसिटी में चेंज होने के कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन आ सकता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ओवरऑल देखेंगे, है ना, वो कितना हो जाएगा, एक पार्ट का मास इंटू dv1/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज इन वेलोसिटी, प्लस m2 इंटू dv2/dt प्लस m3 इंटू dv3/dt, प्लस में ऐसा करके हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, टोटल मास लेंगे जो कि m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सारा मास को ऐड कर देंगे तो हमारे पास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए पूरा मास को सेंटर पे कंजर्व करके हमें उसको एक्सेलरेशन निकालना है। वैसे समझिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आसानी से आ गया यहाँ पे। m1a1 m2a2 प्लस m3a3 अपॉन टोटल मास m ले लिए, ओवरऑल मास तो इसका m ही होगा, है ना बच्चों। तो आसान है यार। तो देखिए यहाँ पे आया क्या हमारे पास, ऊपर देखिए फिर से m1a1 क्या है हमारे पास, m1a1 मतलब कि एक पार्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन, दूसरे पार्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन, तीसरे पार्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन, इन सब का हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो इंडिविजुअली इनको ऐड करेंगे तो टोटल मास का तो एक्सेलरेशन ही आएगा, है ना। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए बच्चों। तो इसका फोर्स इधर की तरफ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे इनका एक्सेलरेशन सबका इंडिविजुअल ऐसे है, उसमें अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स आ जाएगा, है ना। तो वही तो नेट फोर्स है इस पे, है ना बच्चों। तो यही तो एफ नेट फोर्स कितना है, यही तो है एम टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये एफ नेट में क्या कौन कौन सा फोर्स आएगा, ये भी तो समझना पड़ेगा बच्चों। एफ नेट में कौन कौन सा फोर्स आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ नेट में कौन सा फोर्स आएगा, या तो एक्सटर्नल हो सकता है वो, या तो इंटरनल हो सकता है वो, है ना। हाँ, यही दोनों तो फोर्स हो सकता है। हाँ, हो सकता है इंटरनल, इसमें कोई बम बारूद होता है ना जो जाते जाते ब्लास्ट हो जाता है, तो ये तो इंटरनल फोर्स के कारण होता है ब्लास्ट। और हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स कहीं पे लगा दिया, कहीं पे टकरा गया तो एक्सटर्नल फोर्स से टकरा गया। तो ठीक है, ये दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखना चाहें जो हमारे को सवाल में दिया जाएगा उसमें एफ इंटरनल फोर्स 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, ये एफ इंटरनल फोर्स हमारे पास 0 होता है क्योंकि जब ये अंदर वाली फोर्स की वजह से कुछ चीज़ होता है इसमें, तो उसके वजह से इसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। वो जितना किसी पार्ट पे वो फोर्स लगाएगा उतना ही वो पार्ट इस पे फोर्स लगाएगा। तो वो होता है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह, वो ऐसा ही हो जाता है यहाँ पे, है ना। जितना फोर्स उस पर ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेट हमारे पास फोर्स सिर्फ एक्सटर्नल का होता है,
ठीक है। और इंटरनल आप समझ सकते हैं ना, वो आपस में तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, इधर इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट ही इंटरनली हो जाते हैं। तो हमें बस एक्सटर्नल देखना होता है, तो एफ एक्सटर्नल ही हमारे पास एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही हमारे पास मास इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। जब इंटरनल फोर्स हमारे पास जीरो हो जाता है, सिंपली बता सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं और लास्ट तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, आसान है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन अ मूविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पीछे तो हमने जो चीज़ बताया उसी को रिपीट करना है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स देखना है कि जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मूविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तब क्या होता है, तब एक ही बात होती है जो पीछे हमने आपको बताया कि एफ एक्सटर्नल जो था वो जीरो होता है, बाहरी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होता है, जीरो होता है। ये दोनों चीज़ें जीरो हो गई तो इसका मतलब वो रेस्ट पे ही तो है उसका मतलब वो रेस्ट पे ही तो है, होता है ना बच्चों। इसमें बस छोटे छोटे से केसेस देख लेना है। मान लेते हैं ये मास m1 है, ये m2 है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये इधर से टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी से जा रहा है, ये इधर आ रहा है v टाइम्स ऑफ वेलोसिटी से। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका मोमेंटम आप लिख सकते हैं, इसका मोमेंटम p 2m भी लिख सकते हैं और इसका भी मोमेंटम आप लिख सकते हैं p इक्वल टू 2m भी। बस ये वेलोसिटी p1 ले लेते हैं, ये वेलोसिटी p2 ले लेते हैं। नेट वेलोसिटी इसका अगर हम देखें बच्चों तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो ही तो होगा। नेट वेलोसिटी जीरो ही तो होगा बच्चों, आप समझ सकते हैं ना। ये आई कैप में है और ये यहाँ पे माइनस का आई कैप में है, तो P1 प्लस P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा, वो कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगा नहीं रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा नहीं रहे हैं। वही जो अभी आपको बताया ना बच्चों, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, ए मतलब कि टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर यही जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास जीरो आ गया तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है, यही तो है बच्चों। ये कांस्टेंट होगा तभी तो वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, या फिर देखिए कांस्टेंट ही तो है, मतलब जीरो है, ये बदल नहीं रहा। इसका मतलब यही तो होता है कि जब वेलोसिटी बदल नहीं रहा हो तो इसका मतलब कांस्टेंट है, सिंपल। तो यही यहाँ पे कांस्टेंट बताया गया है। ओके बच्चों, ये कांस्टेंट हमारे पास बताया गया है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू m भी होता है, मास तो ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण, ये कांस्टेंट होने के कारण पूरा मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो हमने ये चीज़ लिख पाया कि इनका सम क्या है, कांस्टेंट आ रहा है समझ में बच्चों। ओवरऑल चीज़ें अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ पे बात आती है कि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। जो अभी का मोमेंटम होता है वही बाद का मोमेंटम होता है। वैसी चीज़ें आप समझ सकते हैं, है ना। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ही चीज़ को इशारा करता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाता है, सिंपल। और फिर अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो तब क्या होगा, मतलब अभी भी एक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है। ये इसका मतलब कुछ है, वेलोसिटी कुछ है ना बच्चों। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी इसके पास है। ओके, तो इसमें बस एक ही चीज़ समझना है बच्चों। अगर देख लीजिए, अगर कोई बॉम्ब हो, मतलब कि है ना, कोई बम होती है वो अंदर के फोर्स की वजह से फटती है। ये ऐसे कोई बम हो और यहाँ से हमने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जाके गिरेगा। इससे हो सकता है कि बीच में जाके यहीं पे फट गया, मतलब फटा तो कैसे फटा, एक ऐसे फटा एक ऐसे फटा, है ना बच्चों। बम फटती है तो बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर हमने बस दो ही पार्टिकल को दिखाया, इसमें ऐसे बढ़ गया और इसमें ऐसे बढ़ गया,
तो ये दो पार्टिकल के बीच में बट गया तो अभी भी इनका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो इसका सेंटर ऑफ मास पहले था। ये चीज़ यहाँ पे समझना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी जो यहाँ पे है वही सेंटर ऑफ मास इनके बीच में जब फट गया तो भी इसका सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। ये इसी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा बच्चों, ये समझना है आपको। ये इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ेगा नहीं, ये अभी ऐसा है तो ये ऐसे ही जाके यहाँ पे गिरेगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों। हियर सेंटर ऑफ मास will not change. Either the bomb blast in air, मतलब एयर में फटने के बाद भी इसका सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास फिर भी इसी लाइन पे होगा बच्चों, आ रहा समझ में, फिर भी इसी लाइन पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये बदलेगा नहीं। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे है ही नहीं, इसमें अंदर केमिकल्स भरे होते हैं तो वही एक्सप्लोड करते हैं, वो इंटरनली फोर्स के कारण होता है। तो इंटरनल फोर्स कोई चेंज नहीं करता है उसका सेंटर ऑफ मास में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में। अरे समझ, ये भले ही जीरो नहीं हो लेकिन है यूनिफॉर्म, मतलब कि कुछ कांस्टेंट ही, भले ही जीरो नहीं हो फिर भी ये कुछ कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया, तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ऐसे बच्चों, है ना। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है बट आगे देखेंगे तो सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एक और है बच्चों यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो सेंटर ऑफ मास। अगर मान लेते हैं कि एक कुल्हाड़ी हो, हमारे पास एक कुल्हाड़ी हो बच्चों, कुल्हाड़ी को हमने फेंका है ऐसे करके, ठीक है। तो कुल्हाड़ी जब हम फेंकते हैं तो एक तरफ का उसका मास बहुत ज़्यादा होता है ना, हथौड़ी भी लेते हैं तो हथौड़ी में इधर का मास ज़्यादा होता है, उसे ठोकते हैं, और इधर का मास लकड़ी का होता है कम होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे भारी मास की तरफ ही होगा, मतलब उसी पे ही हो सकता है या उसी तरफ हो सकता है। और इसको मैं अगर ऐसे ऊपर फेंकूँ तो ये ऐसे 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 करके जाते गिरता है। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस एक्स के अबाउट नच रहा है, ये जो है ना, ये भारी वाला पार्ट इसके अबाउट ये ऐसे नच रहा है, देखिए इसी के अबाउट नच रहा है। कहीं इसके अबाउट नच रहा है? ऐसे नहीं नच रहा है, ये तो खुद गोल गोल नच रहा है इसके अबाउट। ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये देख रहे हैं, हमेशा ये कुल्हाड़ी के भारी पार्ट की तरफ ही हो रहा है, भारी पार्ट की तरफ ही सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इसी के अबाउट ये लकड़ी वाला पार्ट घूम रहा है। अब हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इसका एक एक पार्टिकल का देखूं, एक एक यहाँ पे पार्ट का देखूं, मोशन देखूं, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, तो ये कुछ अलग तरह का पाथ बताएगा। तो इसीलिए तो हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि इस एक एक इंडिविजुअल पार्ट का वेलोसिटी उसको एक कंसिडर करना मुश्किल होता है। इसका मोशन हम नहीं बता पाते हैं, इसका पाथ कैसा होगा, ये ऐसे करके पता नहीं कैसे जा रहा है, तो ये पाथ हम नहीं बता पाएंगे ना। तो इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ बताना बिल्कुल आसान होता है। देख रहे हैं, एकदम सीधी रेखा में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, क्यों बता पा रहे हैं? इसका सेंटर ऑफ मास की वजह से, है ना, इसीलिए जरूरी होता है। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास से ही हम चीज़ों को लेते हैं बच्चों, क्योंकि उससे हमें पता चलता है ओवरऑल, है ना। अगर ओवरऑल इसके छोटे छोटे इस सब के वजह से देखेंगे तो हम बना ही नहीं पाएंगे सवाल यार, है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की वजह से देखते हैं। ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वजह से ये कितना हाइट ट्रेवल किया होगा, एच मैक्स, मतलब एच हाइट कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास का। हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ रखा है बच्चों, है ना, घबराना नहीं है। यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z, यही तो पढ़ा था। और इसका टोटल टाइम कितना लगता है ट्रेवल करने में, 2u/y/g पढ़ रखा है सब ना बच्चों। और रेंज कितना होता है इसका, रेंज सेंटर ऑफ मास का रेंज कितना होगा, वही u² sin 2θ अपॉन g। ये सब बच्चों आपने पढ़ा होगा पक्का, मुझे पता है। ये है ना बच्चों, बहुत आसान है, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो ये सब सेंटर ऑफ मास का याद रखिएगा, इसका रेंज आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास का, इसका सेंटर ऑफ मास का, है ना, हमेशा याद रखिएगा। सेंटर ऑफ मास का हम बता पाते हैं। इसका अगर कोई और पार्ट का, इसका पार्ट का पूछ ले तो कैसे बताएंगे, हमें मोशन का पाथ ही नहीं पता है तो कैसे बता पाएंगे। ये प्रोजेक्टाइल था तभी बता पाए। हियर सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूस अब पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है ना बच्चों यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं इधर,
यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है। ये भी बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देख सकते हैं आप किस डायरेक्शन में है। भले ही ये बहुत बड़ा सा रॉड हो, ठीक है, लेकिन इसमें हर पार्ट का तो अलग अलग यहाँ पे है ना, अलग अलग यहाँ पे वेलोसिटी टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस भी अलग अलग है। लेकिन ओवरऑल हम देखें अगर सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर करके, तो हम इसका मोशन बता सकते हैं कि ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके जा रहा है, ये रॉड ऐसे करके जा रहा है ना। अब एक एक का तो बताना पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, सबका रेडियस अलग है, सबका वेलोसिटी अलग अलग आएगा, इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो मेरे को कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। आपने तो पढ़ ही रखा होगा, ये बिल्कुल आसान है, समझ रहे हैं ना कैसे आया, हमने पीछे बता रखा था आपको। तो सेंटर ऑफ मास से ही हमको देखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। एम जी नीचे की तरफ और ऐसे करके आ रही वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी आसान है यार, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना एक और भी चीज़ बहुत अच्छा होता है। कैसे मोमेंटम कंजर्व करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी तरीक़े से कर सकते हैं। कैसे मोमेंटम कंजर्व करना बिल्कुल आसान है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल भी जीरो नहीं होता है बच्चों, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होता है, तभी तो हम इसका एक्सेलरेशन बता पा रहे हैं, है ना। एफ एक्सटर्नल भी जीरो नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए, तो अब यहाँ पे हमें देखना है मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। अगर एफ एक्सटर्नल देख रहे हैं, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ से समझ सकते हैं आप बच्चों, है ना। डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व करना है, अगर उस पर फोर्स एक्सटर्नल कुछ नहीं लग रहा हो, मतलब कि जीरो हो, मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ही जीरो हो, ठीक है, तब हम क्या बता सकते हैं, तब बता सकते हैं कि डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, जीरो है, यही तो है। मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है बच्चों, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारे पास बराबर है। इसी को तो मोमेंटम कंजर्व बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब अभी का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों सेम हो जाए, उसमें कोई फर्क ही नहीं रहे, इसीलिए तो बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व हो गया। आ रहा है समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये तभी होता है जब एफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो मोमेंटम बराबर होता है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। अभी का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ना कि अभी का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम कंजर्व है, मतलब बराबर है। मतलब इंडिविजुअली अगर देखना चाहें हम कि अभी का मोमेंटम पी इनिशियल जो होगा पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, मान लेते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनिशियली कुछ पार्ट्स होंगे तो उनका मोमेंटम ऐसा कुछ होगा, और फाइनली मान लेते हैं कुछ होगा, फाइनली हमको नहीं पता है, फाइनली कुछ होगा। तो हम ये बता सकते हैं ओवरऑल कि ये सब मोमेंटम जो है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 पार्ट्स का मोमेंटम जो बच्चों है, वो सब क्या है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहा होगा। हमेशा याद रखिए, एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहा होगा, ये वेरिएबल वैल्यू मुझे नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए कांस्टेंट ही होगा, ये बताना चलो, ठीक है। चलते हैं अब कुछ सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान से है ना बच्चों, काफ़ी आसान से सवाल कर लेना चाहिए हम। देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया हमने ऐसे करके 37 डिग्री पे, ठीक है, और यू हमें दे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड से बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है 37 डिग्री पे। बोल रहा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट तो यही है, प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू द टू पार्ट्स 1:3 में। ओके, यहाँ पे जाते ही बच्चों ये पार्टिकल फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे गया, ये बड़ा वाला, ये दो पार्ट्स में टूट गया होगा,
सॉरी 2 पार्ट्स में टूटा है, हाँ 2 पार्ट्स में तो टूटा है, इंटू 2 पार्ट्स बोल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना पार्ट में चीज़ें टूटी है, 2 पार्ट बोला तो 2 पार्ट लिख लेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में टूटा है तो 2 पार्ट बना देते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, द लाइटर पीस, मतलब 2 पार्ट में टूटा तो एक छोटा पीस एक बड़ा पीस, तो लाइटर पीस कमिंग टू रेस्ट। अच्छा अच्छा, एक पार्टिकल जब यहाँ पे टूटा तो एक ऐसे टूटा है और एक बच्चों बड़ा वाला ऐसे टूटा है ना। तो बोल रहा है कि लाइटर पीस जो है, ये छोटा वाला पीस ये रेस्ट पे आ गया है। ये रेस्ट पे आ गया मतलब कि यहाँ से आराम से गिर गया होगा नीचे। भाई कोई चीज़ चल रहा है बच्चों ऊपर और वो अगर रेस्ट पे आ गया, वहाँ गिरने के बाद रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो आराम से नीचे ही तो गिर जाएगा, उसमें कुछ वेलोसिटी ही नहीं आएगा, उसको ग्रेविटी अपने तरफ खींच लेगा। तो ये रेस्ट पे है तो ये डायरेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएगा, और इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा तो ये कुछ वेलोसिटी से आगे जाके गिरेगा, है ना। इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, ये कुछ वेलोसिटी से आगे जाके गिरेगा। ओके, ओवरऑल ये रेड कलर का जो मास होगा, इसका कितना मास होगा, अगर मान लेते हैं 1:3 में बट गया है। चीज़ें ये सब करना आना चाहिए बच्चों। ये बड़ा सा मास है, इसको बीच से ऐसे तोड़ दिया, तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे। तो ये मान लेते हैं 1:3 में टूटा है, तो इसका तरीका क्या है, ये टोटल कितना है 4, तो इसको मान लेते हैं 4m है, और ये कितना m है, और ये है 3m। ऐसे चीज़ों को करना सीखिए। क्यों, कैसे, क्यों बच्चों, क्योंकि m और 3m जोड़ेंगे तो पूरा 4m ही तो आएगा, और ये पूरा का मास 4m मान लिया है, और 1:3 मतलब m/3m। देख रहे हैं, ये भी 1:3 आ गया। तो ऐसे चीज़ें आसान हो जाती है, मान सकते हैं और किसी भी तरीका से, लेकिन ऐसे मान लिया कीजिए, है ना, ऐसे आसान हो जाता है। आसानी तो करना है हमें बच्चों। तो इसका मास हमने मान लिया कि 4m था, और यहाँ पे क्या 1:3 मतलब कि ये 1 kg का, और ये मतलब कि m है, और ये है 3m। ऐसे चीज़ों को करना सीखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ द हैवियर पीस लैंड्स। अच्छा, ये मतलब जो बड़े वाला पार्ट जो ये वाला गिरा ना, ये यहाँ जाके गिरा होगा, तो यहाँ से इसका दूरी कितना होगा बच्चों। चलिए, बहुत आसान सवाल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। मैं करता हूँ, ठीक है। हमने क्या सीखा है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ एक्ट कर नहीं रहा है, तो करना क्या होगा, मोमेंटम का जरूर, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान देखिएगा बच्चों कि ये जो पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास कभी चेंज ही नहीं होगा। भले ही ये पार्टिकल यहाँ फट जाए, इसका मोशन इधर की तरफ आ जाए, इसका मोशन इधर की तरफ, लेकिन ओवरऑल इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, मतलब इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो फॉलो करेगा ही, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नली कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आता है। ये फैक्ट है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये चीज़ है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। भले ही इस पार्टिकल का अलग हो, इस पार्टिकल का अलग हो, तो लाइन ऑफ मोशन ऐसे ही रहता है। यही तो बताता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको लिख के बता देता हूँ, है ना, याद रखिएगा, ऐसे नहीं रहता है। तो हमने पीछे ही तो बताया बच्चों आपको कि जो रेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, कितना दूर जाके ये गिरता है सेंटर ऑफ मास। तो u² sin 2θ अपन जी, यही तो पढ़ा था, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे u² इंटू sin 2θ 2 sin θ cos θ डिवाइडेड बाई जी कर सकते हैं। तो u² कितना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू साइन थीटा मतलब 37 डिग्री। साइन 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5 अपॉन 10। कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ऊपर कटेगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिए, है ना, कम से कम कैलकुलेशन तो खुद से कीजिए बच्चों। मैं कर रहा हूँ, तो 10 इंटू 100 आ जाएगा, इंटू चलती है 12 दूना 24 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौका 100। कितना रहा है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, 6 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 960 मीटर आ रहा है ना। यहाँ से दूरी इसका, ये जो रेंज है यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रेंज हमारे पास आ रहा है 960 मीटर का, है ना बच्चों। ये याद रखना है, रेंज इतना रहा है, लेकिन हमें बताना है कि ये कितना दूर गिरा है, ये बड़ा वाला पार्ट कितना दूर गिरा है, ठीक है। तो 960 से तो बड़ा ही होगा, कितना बड़ा होगा देखते हैं। तो अब चीज़ें हमको समझ में आने लगी है बच्चों। अब सेंटर ऑफ मास से खेलना पड़ेगा, अब सेंटर ऑफ मास से खेलना पड़ेगा बच्चों। देखिए कैसे खेलते हैं। हमने अभी तक क्या खेला, क्या क्या खेला, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। ओके, तो ये रेंज
जो आया है ये एक्स सेंटर ऑफ मास ही तो है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना हम लोग, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चों। ये चीज़ तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास हमें पता चल गया, यही तो रेंज है ना बच्चों, यही तो रेंज है। एक्स में सेंटर ऑफ मास कितना दूर गया है, तो आर है वो 960 है, 960 मीटर गया है, इक्वल टू मास m1 का मास कितना है, m है, वो कितना दूर गया है, ये कितना दूर गया है, m1 मतलब छोटा वाला मास, छोटा वाला मास यहीं पे जाके गिर गया है ना, मैक्सिमम हाइट से नीचे गिर गया था। तो मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने का मतलब ये तो पूरा रेंज का आधा ही तो गिरा है ना। बोला तो था हमें कि मैक्सिमम हाइट से नीचे गिर गया है, रेस्ट पे आ गया था। ये टोटल रेंज का आधा ही तो है, r/2, तो 960/2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 960 का आधा कितना हो जाएगा, सोचिए 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 बच्चों, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 और 480 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। प्लस m2 कितना है बच्चों, 3m है ना, 3m है, पीछे लिखा था, और वो हमें x2 निकालना है, कितना दूर जाके गिरा है, ठीक है। ओके ओके, नीचे टोटल मास मतलब m प्लस 3m, देख रहे हो सब सारा फिट हो गया अपने आप। ओके, ये बच्चों मीटर है, ये मैं वैसे लिखा हूँ, ठीक है, मीटर है ये, तो 960 ये मीटर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 960 इंटू 4m इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, m कॉमन आ रहा है, 480 प्लस 3x2, ठीक है। तो m से m तो कट जाई तो कुछ ही बची हो, 0 सोचो कि 24 के 4 हासिल 2 और 29 होते 9 के 36 और 2 38 इक्वल टू 480 प्लस 3x2। तो 3x2 का वैल्यू कितना आई यहाँ पे, 3x2 का वैल्यू कितना आई देखल जाए तो यहाँ पे बच्चों लोग घटा दल जाए, यहाँ पे 0 बची और यहाँ पे 14 चल जाए तो कितना हुई, 6 बची और 7 में से 4 को 3, 33660 आता, यहाँ पे x2 आ जाए तो हम लोगों के 1120 मीटर, x2 का वैल्यू इतना आयल। इसका मतलब कि यहाँ से दूरी, इस पॉइंट से दूरी हमारा कितना मिलल, इस पॉइंट से दूरी जो आयल बा ये 1120 मीटर बा, 1120 मीटर बा, यहाँ से 1120, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, यहाँ से 1120 मीटर आ रहा है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे टोटल 1120 मीटर आ रहा है। आप खुद से करेंगे बच्चों तो यही प्रोसीजर होता है, आप करना सीखिए बच्चों, खुद से करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। और करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल भी आप ही को करना है बच्चों, ऐसे सवाल जेईई मेंस में आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करना है आपको, है ना, इसमें सोचना नहीं है, जल्दी से सवाल कर लेना है, हो भी जाएगा, टेंशन लेना नहीं है यार, चीज़ें आसानी होती है। अब ये देखेंगे तो घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है ना, सोच के करना है तो हो जाएगा सवाल। ईच ब्लॉक सोन इन द फिगर 1 kg का है, देख रहे हैं कुछ बोल रहा है सवाल में, जो बोल रहा है हम वही कर रहे हैं। रियर ब्लॉक, रियर मतलब कि इधर वाला ब्लॉक होगा, मूव से द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अच्छा ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। टुवर्ड द फ्रंट ब्लॉक रेस्ट, ये रेस्ट पे रखा गया है, जो देख रहे हैं जो दिया वही लिखना है बस। द स्प्रिंग अटैच इन द फ्रंट ब्लॉक, अच्छा इसमें स्प्रिंग है, लाइट है जो कि जिसका के दे दिया है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, अच्छा जब आपस में ऐसे करके रुका था, ये ऐसे जाके यहाँ पे टकरा गया, ये रुका था ऐसे करके टकरा गया, तो इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग है ना तो ये जाके ऐसे कंप्रेस करेगा, कहीं पे जाके रुकेगा फिर ऑब्जेक्ट चलेगा, तो जिस पॉइंट पे रुकेगा वहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेस होगा स्प्रिंग, तो कितना कंप्रेस हुआ होगा ये बताना है, बता सकते हैं यार। एज्यूम फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये बच्चों फ्रिक्शनलेस है मतलब स्मूथ है, देख रहे हैं कितना आसान है, तो ये आसानी से बताया जा सकता है। देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस है तो कोई बाहरी का फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब कि कोई बाहरी फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व का मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, बस एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, यही तो चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2 मतलब 1 मास इंटू 2 वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब ये जाकर इससे टकरा जाएगा, मतलब ये कंप्रेस कर देगा इस स्प्रिंग को, तो दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे और दोनों सिस्टम बन जाएंगे, है ना, दोनों पास आ जाएंगे। देखिए बच्चों ऐसे करके
जब ये यहाँ पे आ जाएगा पास में, और ये बच्चों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, और ये भी पास में आ जाएगा 1 kg का, ये भी 1 kg का, ये भी, और दोनों पास में आ जाएंगे तो इनका कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा, ये ऐसा करके v से चलेंगे, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है, पूरा मास 2m हो जाएगा, मतलब 2 इंटू उसका कुछ वेलोसिटी होगा v, कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो v वेलोसिटी जो आ जाएगा वहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड से ये दोनों चलने लगेगा, ये दोनों 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब देखा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम को याद कीजिए बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम कितना आसान था, वहाँ पे क्या करते थे, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो यू शुड अप्लाई हियर, ओके। व्हाट विल कम, आई थिंक वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, कुछ भी लिख सकते हैं, वही मतलब कुछ भी नहीं ऑल द फोर्सेज ही सही होता है। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, जो भी है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, कुछ भी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो काम आता है हमें। ऑल द फोर्सेज में कौन कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, हवा चल नहीं रहा है, ड्रैग फोर्स आ नहीं रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, बस एक ही फोर्स जो है, जो लग रहा है यहाँ पे, जो एक ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है बच्चों, वो क्या लग रहा है, बस ये स्प्रिंग फोर्स है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है आपस में, ठीक है। तो वही फोर्स लग रहा है, तो हम बस उसी को लिख देंगे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, एक ही फोर्स ही लग रहा है और कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, ओके। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये जाकर इधर धंसा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जाके स्प्रिंग को ऐसे धंसा रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और जा इधर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, जा इधर रहा है, तो नेगेटिव का वर्क डन हो रहा है, मतलब नेगेटिव ऑफ हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, पूरा मास, ये पूरा मास चल रहा है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 1 kg 1 हाफ एम इंटू वी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 2 मतलब कि -1, तो ये माइनस माइनस में कट गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है 2/k आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 2/k, k का वैल्यू कितना है 50, तो ये 25 हो जाएगा, तो 1/25 आ रहा है, मतलब यहाँ से x का वैल्यू हम बता सकते हैं 1/5 मतलब 0.2 मीटर, इतना मीटर ये अंदर धंसेगा, इस पोजीशन से इतना अंदर धंसेगा, है ना, इस ब्लॉक के यहाँ पे आएगा, कंप्रेस हो जाएगा, 0.2 मीटर ही कंप्रेस होगा, ठीक है, बता दिया हमने। तो चीज़ें ऐसे करेंगे तो हो जाएगा आपसे बच्चों, काफ़ी आसान है यार, करना बिल्कुल ईजी है, सोचना नहीं है बच्चों, करना है ना, देख रहे हैं आसान है। मिलते हैं आगे, इतना ही सब बताना था आपको, और कुछ और देखेंगे, सवाल आगे हम करने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।